वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, बीपीएससी पीटी के इस टेस्ट सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। और ये टेस्ट सीरीज प्रतिदिन आपके लिए जारी है और ये एग्जाम तक 68 बीपीएससी पीटी एग्जाम तक ये टेस्ट जारी रहेगा। और ये टेस्ट में अगर आप 20 में से 15 नंबर ले आते हैं विथ नेगेटिव मार्किंग, आपको ईमानदारी से अपने इवोल्यूशन करना है। मेरे आंसर बताने से पहले आपको आंसर कर लेना है। और अगर आप 15 नंबर ले आते हैं मीन्स नेगेटिव मार्किंग को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग शामिल कर लिया गया है नए एग्जाम्स में। तो नेगेटिव मार्किंग कैसे करना है? अगर आपके एक प्रश्न गलत होते हैं तो 0.25 मार्क्स आपको कट कर लेना है, यानी 4 प्रश्न अगर गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। तो अगर आप 20 में से 15 सही कर लेते हैं तो समझिए आपकी तैयारी अच्छी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पतंजलि एक बहुत बड़े व्याकरणविद थे। वो किसके काल में थे आपसे पूछा जा रहा है? कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, गौतमीपुत्र सातकर्णी या पुष्यमित्र शुंग। तो याद रखिए पतंजलि के बारे में पूछा जा रहा है। पतंजलि बहुत बड़े व्याकरणविद हुआ करते थे प्राचीन काल में। तो आप बताइए कि किस शासक के दरबार में रहा करते थे? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों डी, पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग कौन थे? शुंग वंश के संस्थापक। एक शुंग वंश हुआ करता था जिन्होंने मौर्य साम्राज्य का खात्मा किया। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? वृहद्रथ। और वृहद्रथ की हत्या इसी पुष्यमित्र शुंग ने की थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। और पुष्यमित्र शुंग के दरबार में ही पतंजलि रहते थे, जो बहुत बड़े व्याकरणविद थे। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किस चीज से था? खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा, धातु विज्ञान। गुप्त काल में ये पुस्तक लिखी गई थी नवनीतकम। इसके जो लेखक थे, जो इन्होंने पुस्तक को लिखा था, उसका नाम था नवनीत। और उसी नवनीत के नाम पर इसका नाम नवनीतकम रखा गया है। और ये किस चीज से संबंधित थे? आप राइट आंसर बताएं। खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा या धातु विज्ञान। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सी, चिकित्सा विज्ञान। चिकित्सा विज्ञान में भी कौन सा? आयुर्वेद। आयुर्वेद से संबंधित ये पुस्तक था। प्राचीन काल में यानी गुप्त काल में लिखी गई थी और इसके लेखक थे नवनीत। और इसमें एक चीज महत्वपूर्ण बातें हैं जिससे भी प्रश्न आ सकता है। इसमें कहा गया कि सिरका, सिरका आज हम लोग एक तरह से घरों में यूज करते हैं। तो वही बता, सिरका किस सिरका बहुत सारी बीमारियों का उपाय है। इसका वर्णन किस पुस्तक में है? तो इसी में कहा गया है नवनीतकम में, कि सिरका बहुत सारे बीमारियों का इलाज है और इसका उपयोग करना चाहिए लोगों को। ये किस पुस्तक में कही गई है? तो नवनीतकम में कही गई। यहाँ से इस प्रकार के प्रश्न भी आए हुए हैं बहुत सारे एग्जाम में। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? आपसे पूछा जा रहा है बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा, बीजापुर, बेलगाम या रायचूर। आप राइट आंसर बताएंगे। तब तक बता दूं बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी साथियों? 1347 में। किसके शासनकाल में? जब दिल्ली सल्तनत पे मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, उसी समय बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक थे हसन गंगू, या उसको जफर खान भी बोलते हैं। और जब ये शासक बने, इन्होंने एक उपाधि ली, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इसी के नाम पर बहमनी साम्राज्य बना और उसकी राजधानी थी, अब मैं बता रहा हूँ आपको राइट आंसर, इसकी राजधानी बनाया था गुलबर्गा। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? आपको बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, इसके पहले आंसर देख लें, चैम्बरलैन, चर्चिल, एटली या मैकडोनाल्ड। इनमें से राइट आंसर क्या होगा आप बताएंगे। इसके पहले मैं थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये 1942 में हुआ था, अगस्त 1942 में। वैसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है इस आंदोलन को। महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन बाद में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, इसीलिए अन्य सभी नेता भी गिरफ्तार कर लिए गए भारत छोड़ो आंदोलन के समय, इसलिए इसे नेतृत्व विहीन आंदोलन भी कहा जाता है।
नेतृत्व विहीन आंदोलन किसे कहा जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन को। कब हुआ था? 1942 में। तो उस समय 1942 में इंग्लैंड के पीएम कौन थे? आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है। तो साथियों 1942 में इंग्लैंड के पीएम थे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1951, 1971, 1976 या 1984? आप राइट आंसर सोचें, तब तक बता दें। भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना है जिसे उद्देशिका भी कहा जाता है, और यह कह सकते हैं भारतीय संविधान का सारांश है, सार है। और इसमें मात्र एक ही बार संशोधन आज तक हुआ है, एक ही बार हुआ है, और इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ है। अब आपको समझ में आ गया होगा वो संशोधन कब हुआ था। साथियों इसका राइट आंसर होगा 1976। 1976 में उद्देशिका में संशोधन हुआ था। किस संविधान संशोधन के माध्यम से उद्देशिका को संशोधित किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से उद्देशिका में संशोधन किया गया था, और 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था। कौन से 3 नए शब्द थे? ये भी आपसे पूछा सकता है। समाजवादी, पहला शब्द समाजवादी को जोड़ा गया, दूसरा पंथ निरपेक्षता, तीसरा अखंडता। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया, और ये तीनों ऑप्शन में देगा और एक एक्स्ट्रा दे देगा। तो याद रखिएगा तीनों वर्ड को, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता को 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में उद्देशिका में जोड़ा गया था, यानी प्रस्तावना में जोड़ा गया था। राइट आंसर सी हो रहा है। चलिए अगले बोलते हैं। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट का एक बार प्रयोग हुआ, और यह है, पूरे भारत का संविधान को पढ़ेंगे तो मंत्रिमंडल का शब्द एक बार जिक्र आया है, जिसको इंग्लिश में कैबिनेट लिखा गया है। तो वो किस आर्टिकल में लिखा गया है ये आपको बताना है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 74, आर्टिकल 356, आर्टिकल 76। तो किसमें मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है? तो भारतीय संविधान में एक ही बार हुआ, वो है हमारा ए नंबर, आर्टिकल 352। ये क्या है? नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल जो कि भाग कितना में? भाग 18 में है। भाग 18 में आपात उपबंध है, तो भाग 18 में अनुच्छेद 352 में पहली बार और एकमात्र बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है संविधान में, अनुच्छेद 352 में। अगला प्रश्न बिहार से संबंधित है। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कुल कितनी है? हम जानते हैं सभी स्टेट को कोटा है लोकसभा में, उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई है। तो बिहार को कितना है लोकसभा की सीटें? 40, 50, 52 या 54? तो आप जान लें इसका राइट आंसर क्या होगा? 40। और ये बता दें कि बिहार 3 नंबर में आता है सीटों की संख्या में लोकसभा में। 1 नंबर पे कौन है? यूपी। 1 नंबर पे हो गया यूपी, 2 नंबर पे महाराष्ट्र, 3 नंबर पे हमारा बिहार। 3 नंबर पे बिहार आता है लोकसभा सीटों की संख्या के मामले में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? संसद में बहुत से मामले ऐसे होते हैं जो कि विचार नहीं हो पाते हैं बहस के माध्यम से, तो उसे कमेटी के पास भेज दिया जाता है। तो बहुत प्रकार की कमेटी होती है जिसे समिति बोलते हैं हिंदी में। तो संयुक्त प्रवर समिति जो बनती है उसमें कितने मेंबर होते हैं ये आपसे पूछा, 22, 30, 45 या 60? तो पहले आप जान लें संयुक्त प्रवर समिति, और एक प्रवर समिति भी होती है, सिर्फ प्रवर समिति। तो प्रवर समिति में 30 लोग होते हैं। जब संयुक्त हो गया तो निश्चित है 30 से ज़्यादा होगा। 30 से ज़्यादा होगा कितना होगा? राइट आंसर इसका साथियों सी नंबर है 45। 45 में भी 30 होते हैं लोकसभा के और 15 होते हैं राज्यसभा के। इसे भी याद रखेंगे आप, 15 लोकसभा के, 30 लोकसभा के और 15 राज्यसभा के। ये भी पूछा जा सकता है संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा के कितने मेंबर होते हैं, संयुक्त प्रवर समिति में राज्यसभा के कितने मेंबर होते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न निकल सकते हैं। तो याद रखिएगा संयुक्त प्रवर समिति में टोटल 45 मेंबर होते हैं, जिसमें लोकसभा के 30, राज्यसभा के 15, और अगर सिर्फ प्रवर समिति पूछा जाएगा तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 30 मेंबर होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। विश्व की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है? यानी आपको रैंकिंग पूछा जा रहा है विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत का नंबर कितने नंबर पे है। हालिया न्यूज अगर आपने पढ़ा होगा तो भारत ने लंबी छलांग लगाई है और
जिस देश ने हमें गुलाम बनाया था उसे भी हम लोगों ने पछाड़ दिया है। उससे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की अभी वर्तमान में छठी थी, लेकिन अब 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुकी है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। हम लोगों ने ब्रिटेन को पछाड़ दिया है, ब्रिटेन अब हमारे पीछे है। कुछ दिनों बाद हम लोग जापान को भी पीछे कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? इसमें आप हमेशा आंसर गोवा करेंगे। प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा कहाँ की है? तो गोवा, गोवा का ही प्रति व्यक्ति आय रहता है, और ये भी रहेगा जब तक कोई अदर स्टेट बहुत ज़्यादा आसपास इसमें नहीं है कंपटीटर में। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको सीधे आंसर करना है। बताइए, 3000 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री सेल्सियस या 6000 डिग्री सेल्सियस? तो इसका राइट आंसर मैं बता रहा हूँ साथियों, राइट आंसर इसका होगा 6000 डिग्री सेल्सियस, पृथ्वी के सूर्य के धरातल का तापमान। सुनामी, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात या प्रतिचक्रवात? आपको राइट आंसर बताना है इसका क्या होगा। सुनामी क्या होता है भाइयों? सुनामी होता है, एक तरह से कह सकते हैं समुद्री तूफान इसको कहा जाता है। सुनामी अगर सही भारतीय भाषा में उसको बोला जाए तो समुद्री तूफान, जिसको हवा बहती है उसमें तूफान आता है। किस प्रकार हवा की गति बढ़ जाती है, उसी प्रकार समुद्र में लहरें चलती है, और जब लहरों की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बड़ी बड़ी लंबी लहरें आती है, तो उसे ही समुद्री सुनामी कहा जाता है। और सुनामी शब्द बेसिकली जापानी शब्द है, जापान में इसे सुनामी कहा जाता है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में इसे उसी नाम से प्रचलित कर दिया गया है। इसका वास्तविक अगर देखा जाए तो समुद्री तूफान कह सकते हैं। तो इसका मुख्य कारण जो होता है साथियों, भूकंप होता है। जब महासागरों के धरातल में भूकंप आता है तो उसके कारण जमीन, वहाँ जो महासागरों के नीचे का जो जमीन होता है, भूस्थल होता है, वो हिलने नहीं लगता है, कंपन करता है। इसी से जो पानी का है वो भी उसमें भी हलचल आती है, और बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होती है, जो कि सैकड़ों किलोमीटर तक रहती है। तो इसी को कहते हैं, इसका कारण है भूकंप। सुनामी का मुख्य कारण क्या हो गया? भूकंप। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? ऊंची नहीं पूछी जा रही, आप यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा। ऊंची में माउंट एवरेस्ट आ जाता है, लेकिन यहाँ सबसे लंबी पूछा जा रहा है। तो लंबी में आपका हिमालय भी बहुत लोग कर देते हैं, नहीं करना है। तो इसका राइट आंसर देखिए, मैं बता रहा हूँ, वेट करें ताकि आप भी थोड़ा आंसर दे पाएँ। तो इसका राइट आंसर बता रहा हूँ साथियों, राइट आंसर है इसका सी, एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। 7000 किलोमीटर लंबी है ये, 7000 किलोमीटर लंबी पर्वतमाला है। और ये कहाँ है? अटलांटिक महासागर में है। ये भी पूछा जा सकता है, स्थिति कहाँ? अटलांटिक महासागर में। अगला है, भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? अभी मोदी सरकार ने एक नई शिक्षा नीति लाई है भारत में, उसकी घोषणा कब की गई थी, किस साल, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसके पहले बता दें कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, ये कितने नंबर की शिक्षा नीति है? तीसरे नंबर की। इससे पहले 2 शिक्षा नीति यहाँ पर आ चुकी थी, 2 शिक्षा नीति पहले आ चुकी थी, और वो 2 कौन कब कब आई थी याद रखेंगे। 1968 में पहली शिक्षा नीति आई, 1968 में। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई, और अब कब आई? 2020 में। राइट आंसर इसका बी होने वाला है, 2020। नई शिक्षा नीति अब आई है कब? 2020 में। इसके पहले कब आई थी? 1968 और 1986 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस देश की 4 राजभाषाओं में तमिल भी एक राजभाषा है? हमारे देश में तमिल हमारे देश की भाषा है, लेकिन एक अन्य देश भी है, एक अन्य देश भी है जहां राजभाषा के रूप में तमिल को मान्यता प्राप्त है। वो कौन सा देश? आपको ऑप्शन से चुना, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार। सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार। तो सिंगापुर, सिंगापुर में राजभाषा 4 है, उसमें से तमिल भी एक है। समेत शिखर, जो कि हालिया दिनों में चर्चित रहा, किस धर्म से संबंधित है? समेत शिखर किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म। अभी काफ़ी इसके लिए आप न्यूज़ सुने होंगे, इससे संबंधित लोग इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली में, रांची में, अलग अलग जगहों पे। तो ये किस धर्म से संबंधित है? सबसे पहले जान लें समेत शिखर कहाँ है।
झारखंड के गिरिडीह जिले के पारसनाथ पहाड़ी पर है सम्मेत शिखर, जहाँ पर बहुत ही उसको तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता दिया गया है, बहुत ही फेमस है। ये आपका राइट आंसर बता रहा हूँ, जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, उसमें 20 तीर्थंकर की जो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी इसी पारसनाथ पहाड़ी पर हुई थी। इसीलिए जैन धर्म के लिए बहुत ही बड़ा, बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है और इसे अभी झारखंड सरकार ने पर्यटक स्थल के रूप में घोषित कर दिया है। इसी का विरोध कर रहा है, वो चाहते हैं कि हमारी पवित्रता के साथ छेड़छाड़ ना हो, हमें ऐसे ही रहने दिया जाए। लोग यहाँ आएंगे तो हमारा क्षेत्र जो है दूषित हो जाएगा, हमारा धर्म अपवित्र हो जाएगा, उनका ये मानना है। ये पवित्र स्थल है, इसे पर्यटक स्थल के रूप में ना बनाया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पानी का घनत्व, पानी का जो डेंसिटी है वो सबसे अधिक किस ताप पर होता है? जानते हैं पानी का घनत्व जब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आयतन कम हो जाएगा। यानी आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, पानी का आयतन सबसे कम कितने ताप पर होता है, या पानी का घनत्व अधिकतम कितने ताप पर होता है? तो इसका राइट आंसर बताना है 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री केल्विन, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट या -4 डिग्री सेल्सियस। साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है। अगला है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का उत्तर एसआई मात्रक आपसे पूछा जा सकता है, एसआई मात्रक ही पूछा जा रहा है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है वेबर, वेबर, या इसका दूसरा नाम टेस्ला। कहीं कहीं टेस्ला भी आपको नाम मिलेगा, दोनों एक ही है, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वेबर या टेस्ला। इसे बी से कर सकते हैं डिनोट किया जाता है। इसका सिंबल क्या है? वेबर का बी। अगला प्रश्न है बारूद। बारूद क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या तरल है? बारूद, बारूद तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है? तो बारूद साथियों मिश्रण है, क्योंकि जिन तत्वों को, जिन चीज़ों को मिलाकर बारूद का निर्माण होता है उन्हें फिर भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, यानी वो मिश्रण हो गया। तो इसका राइट आंसर सी होगा। आज का अंतिम प्रश्न है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो जो एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य है साथियों, वह 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। आंसर है 16, 18, 20, 25, 12, 41 या 70, 72। तो 1 मिनट में मनुष्य जो स्वस्थ होता है वयस्क, वो 16 से 18 बार सांस लेता है। अगर आप 16 से कम या 18 से ज़्यादा सांस ले रहे हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सामान्यतः दौड़ते एक्सरसाइज करते हुए वो बढ़ जाएगा, लेकिन सामान्यतः अगर आप आराम से बैठे हैं तो 16 से 18 आपका एवरेज है, इतनी बार मनुष्य सांस लेता है। ये था साथियों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, और टेस्ट सीरीज का ये हम लोग 5वां टेस्ट सीरीज सॉल्व कर चुके हैं। कल मिलेंगे एक नए टेस्ट सीरीज के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी वीडियो पसंद आ रही होगी, आप अपने तैयारी को शानदार कर रहे हैं। दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को लाभ मिल सके और सबकी तैयारी अच्छी हो सके। और मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, ये मेरा हैंड रिटन प्रैक्टिस सेट बनता है और बनाकर आप सभी के बीच लाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल के साथ को प्यार देंगे, हमारे मोटिवेशन को और बढ़ाएंगे। इसके लिए आपको करना है साथियों, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कल परसों जब भी मैं अपलोड करता रहूं, यहाँ वीडियो हर दिन अपलोड की जाएगी और आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगी और सबसे पहले आप इसे देख पाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। धन्यवाद। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1।